आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ खास खबरें लेकर हाजिर हूँ और साथ साथ हमारे साथ होंगे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे बातचीत करेंगे। खास तौर से मैं जिक्र करूंगा अमेरिका का, ईरान का, फिलिस्तीन और इसराइल का, और मिडिल ईस्ट में खास तौर से सऊदी अरब और इराक कि जहाँ पे अभी इराक में जो अभी अरबईन चल रहा है और वहाँ पे करोड़ों लोग जमा है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, इन सब पे जायजा लेंगे। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका में अब भी जंग चल रही है। हालांकि दोनों तरफ से अटैक, एक दूसरे के जो फौजी अड्डे हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, उस पे हमले हो रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमने रिएक्शन में, यानी जवाबी हमला किया है कुवैत पे और बहरीन पे, और बड़े हमले किए हैं। 2 मिसाइल, दावा यह है कि 2 मिसाइल कुवैत जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां पे अंदर दाखिल हो गए हैं और नुकसान किया है। इसी तरीके से बहरीन पे भी बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। अब अमेरिका की तरफ से बयान ये आया है कि हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि ये हम पे हमला किया गया है। यानी ईरान भी कह रहा है कि हम बदला लेंगे और अमेरिका भी कह रहा है बदला लेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि बातचीत शुरू नहीं हो पा रही है और जंग कहीं ना कहीं हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। हालात इस वक्त इस तरह के हो रहे हैं। हालांकि पूरे मिडिल ईस्ट में लोग चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू हो और ये जो जंग का माहौल हो ये खत्म हो। दूसरी तरफ हमने बाबुल मंदब की बात की थी यमन में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंसारुल्लाह लाहौती अब बाबुल मंदब पे भी अपना एक कंट्रोल रख करके और बिल्कुल ईरान की तर्ज पे वहां टैक्स की तैयारी कर रहा है, तो उस पर भी बात होगी। यहाँ इराक और सऊदी अरब, इराक जब हम कह रहे हैं तो जो मिलिशिया है जहाँ पे अटैक करने का दावा सऊदी अरब कर रहा है, हालांकि वहां जायरीन हलाक हुए, 10 जायरीन की शहादत हुई है। तो ये भी वहाँ की सूरत हाल है, जिसका अब वहाँ पे हालात पहले से बेहतर है और शायद कोई बातचीत हुई होगी। लेकिन अभी जो अब्दुल शाबी है, जो मिलिशिया है, उसने कहा है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि अरबईन है और जुलूस चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि वहां किसी तरह की कार्रवाई होगी। एक और जिस पे आज हम चर्चा करेंगे और वो ये है कि गाजा जो बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की तरफ से बनाया गया था, हालांकि इसको हम बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, पीस तो थी नहीं। आप देखिए कि 9 महीने हो गए जंगबंदी को, लेकिन लगातार इजराइल हमले करता रहा, मंसूबे बनाता रहा और कब्जा करता जा रहा है। ना तो अमेरिका बोल रहा था और ना उस मीडिएशन में शामिल, चाहे वो तुर्की हो, कतर हो या मिस्र हो, ये सब के सब खामोश थे। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। ये हमने देखा, ये सिचुएशन हमने देखी। तो अब लेकिन ये कह रहे हैं कि दरअसल जो गाजा में अभी इजरायली फोर्स है वो वापस लौट आएगी और हमास जो है अपने हथियार डाल देंगे और वहां पे जो गाजा पुलिस फोर्स है उससे मिल करके एक फोर्स बनाई जाएगी जो मामलात को कंट्रोल करेगी। अब देखिए, अब इसमें हमास ने हामी भर दी है, ये अमेरिका का दावा है। हमास ने पहले ही कहा था कि अगर कोई सेंट्रल फोर्स फिलिस्तीन की बनती है तो उसके सामने हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लेकिन हम अमेरिकी फोर्स और इजरायली फोर्स के आगे सरेंडर नहीं कर सकते। ये बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था हमास ने। अब यहाँ पे ये दावा आया है, तो बहरहाल ये इस पे भी हम नजर रखेंगे। हमारे साथ जुड़ जाएंगे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, तो हमारे साथ जुड़ गए। आप देख सकते हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो कि वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स पर वो एक बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले यही कि किस तरह से कैप्टन साहब देख रहे हैं, अभी ईरान ने फिर निशाना बनाया जो अमेरिकी बेस है कुवैत और बहरीन को। अमेरिका ने कहा भाई हम भी इसका जवाब देंगे। तो हालात जो है कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि जो रिपोर्टें अमेरिका से आ रही हैं वो ये कि अमेरिका फिलहाल लड़ने के मूड में नहीं है। हाँ जी हाँ डॉक्टर रिजवी, ये दिखाता है कि जैसे बहरीन जैसा अमेरिका का मजबूत किला, वो तो अमेरिका की 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर भी है। तो ऐसे में अमेरिका ने अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो थर्ड
सिस्टम हो, चाहे वो पेट्रियट सिस्टम हो, डिप्लॉय किए हुए हैं। और जाहिर बात है उस पर अगर हमला होता है और हमले के दौरान जितने ड्रोन्स मिसाइल दागी जाती हैं उनमें से कुछ टारगेट तक पहुंच जाती हैं। जॉर्डन में भी हमने देखा, बहरीन में भी हम देख रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम भी फुल्ली सैचुरेटेड होता जा रहा है। होता ये है कि किसी भी समय आपके पास चाहे बेस्ट से बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम हो, अ, वो जैसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ही बताता हूँ कि मैन्युफैक्चर खुद क्लेम करता है कि वह मात्र 80% टाइम सक्सेसफुल होता है। तो उसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने 5 मिसाइलें फायर की हैं तो 4 को तो शायद इंटरसेप्ट कर लेगा, लेकिन 5वीं मिसाइल टारगेट तक पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान इस वक्त ऐसा कर क्यों रहा है? पिछले हफ्ते तक दौर ऐसा था कि ईरान हमेशा जवाबी कार्रवाई में हमला करता था। यानी पहले अमेरिकन बमबारी का होती थी और उसके कुछ देर के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए एक हमला करता था अमेरिकन बेसिस पे, चाहे वो जॉर्डन में हो, सऊदी में हो, इराक में हो, यूएई, कतार, कहीं पर भी हो। एक नया ट्रेंड जो चालू हुआ है कि ईरान अपने तरफ से खुद ब खुद बिना अमेरिकन प्रोवोकेशन के हमले करने लगा है। मेरा मतलब है, देखिए कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि 24 घंटे से शांति रही, 48 घंटे तक शांति रही, कल सारी रात शांति रही, लेकिन फिर देखा ईरान ने कुछ मिसाइलें दाग दी। तो ये ईरान की जो स्ट्रेटेजी है उसमें एक नया शिफ्ट नजर आ रहा है, जब वो अपने इनिशिएटिव पर अ, पहला कदम लेते हुए अब अपनी मिसाइलें और ड्रोन्स अमेरिकन बेसिस के ऊपर फायर कर रहा है। ये एक न्यू डेवलपमेंट हो रही है। जी, सुंदर सुंदर। डॉक्टर ग्रेट। रिजवी। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है कैप्टन साहब? आप चूंकि मिलिट्री मैन हैं और एक्सपर्ट भी हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ईरान को खतरा है कि अगर, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं और खास तौर से जब से बेंजामिन नेतन्याहू वहां गए हैं, वहां कुछ और बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं कुछ और। तो क्या ईरान को लग रहा है, क्योंकि मुश्तबा कामनाई साहब ने कहा कि इनके खिलाफ वाहिद जिहादी एक रास्ता है, ये ऐसे मानने वाले नहीं है, तो क्या ये कहीं न कहीं बात आ गई है कि ये बड़ा हमला न कर पाए इसलिए इनको पहले ही डिस्ट्रॉय करो? डॉक्टर रिजवी, एक नोशन होता है कि आप दुश्मन पर पहले ही हमला कर दीजिए। फौजी भाषा में हमें इसे कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। अब जो भी कमांडर होता है वो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछता है कि सर ठीक है, हम पहले हमला कर देंगे, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन आप उम्मीद क्या करते हो? तो ईरानियन कमांडर्स, जाहिर बात है, वो अपने पॉलिटिकल मास्टरशिप को ईमानदारी से बताना चाहिए कि ईरान जब 5, 10, 20 या 40 ड्रोन और मिसाइल फायर करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को उनको ब्रीफ कर देना चाहिए कि इससे अमेरिकन बेसिस में नुकसान तो होगा, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि वो ऑपरेशंस बंद हो जाएं। होता ये है कि जैसे एक मिसाइल दागी और वो जाके रनवे पे गिर गई, या टैक्सी ट्रैक पे गिर गई, या जो एप्रॉन होता है जहां पे जहाज खड़े रहते हैं, स्टार्ट करते हैं, या जहां स्विच ऑफ करते हैं, आप और हम हवा में ट्रेवल कर चुके हैं, एप्रॉन पे गिरा तो वो रिपेयर हो जाता है 2 घंटे में, 4 घंटे में, और ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रनवे पे एक बॉम्ब गिरा दिया तो अगले 2 दिन तक या 4 दिन तक दुश्मन उस रनवे से टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता। आजकल एक सिस्टम आया है जिसे हम बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। ये फ्रांस की कंपनी से इंडियन एयरफोर्स भी मंगाती है, जिसमें अगर दुश्मन का बॉम्ब गिरा है रनवे पर, आप ये सीमेंट की बोरियां डाल दीजिए उसके ऊपर, और महज 40 मिनट के अंदर वो सीमेंट सूख जाती है। और महज 45 मिनट के अंदर फ्रेंच इंजीनियर वहां खुद ही खड़ा था, उसने कहा आप उड़ाओ राइफल, अपना राफेल विमान जो है उड़ाओ इसके ऊपर से। तो
ईरान को अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से ये पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं इन हमलों से। इन हमलों से अगर एम ये है कि अमेरिका को परेशान करना, तो परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एम है कि अमेरिका इन हमलों के बदौलत कमजोर होकर बातचीत करने के लिए टेबल पर आएगा, वो वाला पॉलिटिकल एम शायद मुझे दिख नहीं रहा है। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर तो बन ही रहा है और ऐसा नहीं है कि हालात जिस तरह से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अंसारुल्लाह लौती भी अगर बाबुल मंदब को बंद करता है तो परेशान तो हो जाएगा। और चूंकि मिड टर्म चुनाव है, हो सकता है कि ईरान को ये लग रहा हो कि इनको घेरते रहो, थकाते रहो, ताकि मिड टर्म चुनाव तक जो है ये एक तरीके से एग्जॉस्ट कर जाएं और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर ये भी हो सकता है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कैप्टन साहब। गाजा से कुछ अच्छी खबरें आई के तहत अब वहां पे क्लियर हुआ है, हमास ने कहा ठीक है, अगर इजरायली फोर्स यहाँ से जाती है तो हम अपने हथियार डाल देंगे और गाजा पुलिस के साथ मिलकर के एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पे बनेगा। तो किस तरीके से इसको कैप्टन साहब आप देख रहे हैं, कितना पायदार होगा? हालांकि अभी भी हर जगह जहां बातचीत होती है, इजराइल क्या सोचेगा, इजराइल क्या जवाब देगा, इसको कैसे देखते हैं? कहाँ से जा रहे हैं? अ, हम सब चाहते हैं कि गजा में बमबारी बंद हो। कम से कम जो बमबारी कई बार मस्जिदों के ऊपर, अस्पतालों पर या स्कूलों पर हुई है, वो तो बहुत ही निंदनीय रहा। सारा दारोमदार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी नेतन्याहू को दबा दें, और नेतन्याहू को दबाने का एक ही तरीका है, वो बात से नहीं मानेंगे। अमेरिका को जो सप्लाई बॉम्ब्स और मिसाइल्स की वो इसराइल को देता है, वो 1 या 2 दिन के लिए रोकनी पड़ेगी। नेतन्याहू खुद ही समझ जाएंगे कि अमेरिका से 2 दिन से बॉम्ब्स नहीं आए, तो नेतन्याहू अपने आप ही आईडीएफ को कह देंगे कि फिलहाल हमले गजा पर रोक लो। हो ये रहा है कि गजा में डोनाल्ड ट्रंप रोकना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत आशावान है कि गजा में वो एक पीस और रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वहाँ रिवेरिया यानी एक बड़ा सा पिकनिक जैसा एरिया बनाना चाहते हैं, जिसमें गजा के लोग भी रहेंगे। गजा के लोग जाहिर बात है वहां पर वेटर्स, कुक्स एंड शेफ का काम करेंगे। मालिकाना हक इन सब 5 स्टार रिजॉर्ट्स का अमेरिकन के और इजरायली के हाथ में रहेगा। पैसा कौन देगा इन सबको बनाने के लिए? गल्फ कंट्रीज देंगे। तो ये अमेरिका का एक, डोनाल्ड ट्रंप का एक ग्रैंड विजन है। अब और देखना कैप्टन साहब, पड़ेगा कि और कैप्टन साहब चलाएगा कौन? कुशनर, दामाद, दामाद साहब? हाँ, देखिए अमेरिका जो है वो इस तरह के मॉडल्स को सक्सेसफुली कई जगह चला चुका है, इंक्लूडिंग वियतनाम, जहां पे मैनेजमेंट जो है रिजॉर्ट्स का पूरी तरह से अमेरिकन के हाथ में है। वो क्या करते हैं वियतनाम में कि दिखाने के लिए एक वियतनाम के निवासी का नाम रख देते हैं कि ये है इस 5 स्टार रिसोर्ट का मालिक, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए मालिक होता है, और उसको पृष्ठभूमि में से चलाता कौन है? अमेरिकन चलाते हैं। और वियतनामीज क्या करते हैं? आम वियतनामीज वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा कुक, वेटर, मसालची, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, एक आध जूनियर पोजीशन में जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल टाइप है हाउसकीपिंग में रख लेते हैं, लेकिन जो मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सब सफेद चमड़ी वालों के हाथ में रहता है। तो अमेरिका वैसा ही कुछ रिसोर्ट गजा में बनाना चाहता है। क्या हमास राजी होगी? देखिए हमास का मिलिट्री विंग तो, हमास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो एक्टिव हो जाएगा, वो सामने आएगा। हमास का पॉलिटिकल विंग जो है वो एक्टिव हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो हमास के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर हैं, हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या वो इस तरह के 5 स्टार रिजॉर्ट्स को जब गजा की रीबिल्डिंग चालू होगी इजाजत देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कहा गया एक चीज उसमें रखी गई कि गाजा पुलिस में जो हमास के लोग हैं वो भर्ती नहीं होंगे। भाई किसको पता कौन हमास का है कौन नहीं है? बकौल आपके कि वहां पे जिस तरह से लोग करते हैं तो पता ही नहीं लगाया जा सकता।
और आज की तारीख में तो मुझे लग रहा है हर आदमी हमास का हो चुका है। जितने हमले किए हैं, जितनी तबाही बर्बादी की है, सबको गुस्सा होगा। कौन है ऐसा जो गुस्सा नहीं है? तो ये कहना भी मेरा ख्याल से ठीक नहीं। इराक में क्या सूरत हाल है कैप्टन साहब? अब तो वहां पे हमले नहीं हो रहे हैं मेरे ख्याल से। कुछ न कुछ जो है वो बातचीत बन गई है। उसका जो मकसद था कन्फ्रंट का, वो नहीं है शायद मेरा, वो फेल हो गया फिर। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, इराक की जो बसरा सरकार है वो लगातार तेहरान के संपर्क में है। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि कुछ समय के लिए ईरान जो है अपने जो ये छोटे-छोटे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं इराक में, उनको कुछ समय के लिए शांत रखे। ज़ाहिर बात है कि अ, सऊदी पे हमला करने के लिए इराक का जो फ्रंट है, वो बड़ा सूटेबल करता है। अगर आप नक्शे में भी देखें, सऊदी के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ईरान से दूर पड़ते हैं, लेकिन इराक के एकदम सामने है। तो इराक के अंदर से ईरानियन समर्थित गुट अ, छोटा-मोटा ड्रोन या छोटा-मोटा मिसाइल अटैक करते रहते हैं कभी-कभी सऊदी के खिलाफ। लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी में मेरा आकलन ये है कि ईरान को बहुत ज़्यादा मल्टीपल फ्रंट नहीं खोलने चाहिए। देखिए दुश्मन जो हैं, आप एक एक मेन दुश्मन ढूँढिए, 2 मेन दुश्मन ढूँढिए, उनको आप पहले टिकाइए। अगर आप उसी वक़्त दुश्मन नंबर 3, दुश्मन नंबर 4, दुश्मन नंबर 5 से भी उलझ जाएँगे, तो आपका जो ध्यान है, ख़ास तौर से वेपन सिस्टम्स हैं, तोपें हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, वो बँट जाती हैं। कहते हैं ना ध्यान भटक जाना। आप एकेडमिशियन हैं, हम हमेशा कहते रहे हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसी वक़्त पॉलिटिकल साइंस मत पढ़िए। साइंस के बच्चों को हम हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा इफ यू आर गुड इन मैथ्स कंसंट्रेट ऑन मैथ्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद फिजिक्स। क्योंकि एक मेन एम सिलेक्ट करना पड़ता है और मेन एम दुश्मन को सिलेक्ट करने के बाद उसको नेस्तनाबूद करने के लिए जितने 100% रिसोर्सेज हैं वो लगा देने पड़ते हैं। ध्यान भटकना नहीं चाहता होना चाहिए। जी डॉक्टर रिजवी, आपने हमसे बात की कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी अपडेट होगी उस पर बातचीत करेंगे। जय हिंद।